नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल जाखड़ स्वागत करता हूं आपको अपने स्टडी चैनल जाखड़ एकेडमी में। जैसा कि आपको पता है कि हमारा कांस्टेबल की ये सीरीज क्वेश्चन सीरीज चल रही है, जिसमें हम हमेशा 20 क्वेश्चन लेके आते हैं और उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। इसमें मैंने न्यू करंट अफेयर भी ऐड किया है। ये पुराने क्वेश्चन पेपरों में पूछे गए क्वेश्चन हैं, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी कि किस तरह की आपकी तैयारी है और आपको किस तरह की तैयारी करनी चाहिए। हमारी 2 लेक्चर हो चुके हैं, ये तीसरा है। आज हमारा तीसरे लेक्चर का पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस निर्माण ने वास्तुकला के लिए आगा खां पुरस्कार नहीं जीता है। ठीक है, स्लम नेटवर्क इंदौर, वल्लभ भवन भोपाल, विधान भवन भोपाल, आरण्य सामुदायिक आवास। आपको बताना है इसमें से किसे अभी तक आगा खां पुरस्कार नहीं मिला है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है वल्लभ भवन। वल्लभ भवन भोपाल को अभी तक आगा खां पुरस्कार नहीं जीता है। हम आगा खां पुरस्कार के बारे में और जान लेते हैं, ये क्या है, किस क्षेत्र में दिया जाता है और अभी तक भारत में किन्हें किन्हें मिल चुका है। देखो, आगा खां पुरस्कार जो है वो भारत का नहीं है, इंटरनेशनल पुरस्कार है। इसमें इसे कब चालू किया था? इसे 1977 में चालू किया गया था आगा खां द्वारा, है ना। और ये आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है ना, वास्तुकला के क्षेत्र में। और ये 3 साल के चक्र में एक बार, 3 साल में एक बार दिया जाता है ना। इस बात का याद रखना आप। और इसे $1 मिलियन की कुल राशि इसमें दी जाती है। अब इसमें क्या है, 3 साल में जब इसे दिया जाता है तो इसे एक नहीं, एक से ज़्यादा लोगों को या वस्तुओं को, देखो ये आर्किटेक्चरों को भी दिया जाता है जो सिविल का काम करते हैं, है ना, जो बहुत अच्छा काम करते हैं, उन्हें भी दिया जाता है। किसी इमारत को दिया जाता है, या इमारत की रख रखाव करने वाले को दिया जाता है ना। यह कोई जो संस्था होगी जो जिसके पास उस इमारत को रखने की और संभालने की जिम्मेदारी होगी, ये उन्हें भी दिया जाता है। और जब ये 2 से 3 लोगों में दिया जाता है तो $1 मिलियन को इसमें बांट दिया जाता है सभी में बराबर। अब हम देख लेते हैं कि भारत में ये अभी तक किन किन को मिल चुका है। तो विधान भवन, आप देख रहे होंगे, विधान भवन भोपाल को मिल चुका है, लेपर्स हॉस्पिटल को मिल चुका है, स्लम नेटवर्क इंदौर को मिल चुका है, आरण्य सामुदायिक आवास इंदौर को मिल चुका है, और मुगल शेरेटन होटल आगरा, इसे अभी तक 5 जगहों को आगा खां पुरस्कार दिया जा चुका है। इसमें से विधान भवन, स्लम नेटवर्क इंदौर और आरण्य सामुदायिक MP में है ना। यहाँ से इतने क्वेश्चन अलग से और पूछे जा सकते हैं, है ना, तो आप याद रखिएगा। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता? म्यांमार, बर्मा, नेपाल, भूटान। आपको बताना है इन चारों में से ऐसा कौन है जो भारत की साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बर्मा। देखो, ये थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन इन्होंने बना दिया है बेवकूफ़ बनाने के लिए, क्योंकि आपको पता होगा जो म्यांमार है उसका पुराना नाम ही बर्मा है ना। बर्मा क्या है? म्यांमार का पुराना नाम है, लेकिन अब ये नाम चेंज हो चुका है, इसलिए उन्होंने थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दिया था कि आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ। बाकी इसमें ये बर्मा जो है ये पहले म्यांमार का ही नाम हुआ करता था, पर अब म्यांमार है ना, इसलिए ध्यान रखना। देखो, ये हमारा नक्शा है भारत देश का, आप देख पा रहे होंगे, ये म्यांमार है, यहाँ बांग्लादेश है, यहाँ भूटान है, यहाँ नेपाल है, ये चाइना है, ये पाकिस्तान है ना। अब आप ये थोड़ा सा एरिया ये यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये अफगानिस्तान का एरिया जो जम्मू कश्मीर POK है, इससे लगता है। देखो, यहाँ से और भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसके लिए मैं आपको पास लेके आया हूँ कि आप यहाँ पे देख सकें। देखो, सबसे पहले किन किन देशों से हमारे देश की सीमा लगती है? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, है ना, भूटान, अफगानिस्तान, इतने देशों से हमारे देश की सीमा है ना, जो भूमि वाली सीमा है वो है। बाकी यदि जल सीमा की बात करें तो श्रीलंका, मालदीव, इनसे हमारी जल सीमा भी लगती है। अब बाकी हमेशा भूमि वाली बात की जाती है। तो सबसे लंबी सीमा रेखा आप देख पा रहे होंगे बांग्लादेश के साथ लगती है 4000 किलोमीटर की, है ना, 4096 किलोमीटर। तो वैसे तो किलोमीटर तो नहीं पूछता, लेकिन हाँ ये जरूर पूछता है कि सबसे लंबी सीमा किसके साथ लगती है, तो बांग्लादेश के साथ। कितने राज्य इसकी सीमा से लगते हैं? 5 राज्य। देखो, यहाँ पर राज्यों के नाम याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इसमें क्या कहता है कि वो आपको 3 राज्यों के नाम दे देगा और एक नहीं देगा, और पूछ लेगा कि इसमें से किस राज्य की सीमा इस देश से नहीं लगती। तो कोई किसी से भी पूछ सकता है, बांग्लादेश से पूछ सकता है, चीन से पूछ सकता है, पाकिस्तान से पूछ सकता है, नेपाल से, किन्हीं से भी। तो इन सब की आपको ये याद रखना होगा ना, ये डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कम 25 से 30 क्वेश्चन बन सकते हैं, याद रखना, है ना। तो आपको ये सब याद रखने होंगे। तो बांग्लादेश से लगने वाले राज्यों की सीमा कौन कौन सी है? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम।
चीन के साथ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। नेपाल के साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, है ना। ये नेपाल से भी बहुत बार पूछता है ना, क्योंकि ये बिहार अपन को क्या लगता है बहुत अंदर है, लेकिन बिहार की सीमा भी नेपाल से टच करती है, याद रखना है ना। यहाँ से और तस्करी भी बहुत ज़्यादा होती है। म्यांमार से 4 राज्यों की सीमाएं लगती हैं। कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। फिर भूटान की हम बात कर लें तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। और अफगानिस्तान की बात कर ले तो पीओके, है ना। यहाँ से इतने क्वेश्चन बन सकते हैं जो हमने देख लिया। ये आप पोस्ट करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, है ना। और इनको बहुत अच्छे से याद करना है आपको, क्योंकि ये राज्यों के नाम, राज्यों की संख्या भी पूछ सकता है कि भैया बांग्लादेश से कितने राज्यों की सीमाएं लगती है, तो 5। चीन से 5 राज्यों की, पाकिस्तान से 4, नेपाल से 5, म्यांमार से 4, भूटान से 4 और अफगानिस्तान से 1 राज्य की सीमा लगती है। और यहाँ से इन राज्यों के नाम भी पूछ सकता है। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किस भाषा को मान्यता नहीं दी गई है ना। उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी, नेपाली। तो आपको बताना है जो हमारी 8वीं अनुसूची है उसमें इनमें से कौन सी भाषा है जिसको मान्यता नहीं दी गई है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा अंग्रेजी। अंग्रेजी को हमारी संविधान की 8वीं सूची में जगह नहीं मिली है। अब इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, कम से कम 8 से 10 तरह के यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं। पहली कि भाई हमारी जो भाषाएं हैं उन्हें कहाँ रखा गया है, तो उन्हें 8वीं सूची में रखा गया है ना, 8वीं अनुसूची में रखा गया है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद पूछ सकते हैं कि जब भारत का संविधान निर्माण हुआ था उस समय भारत की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थीं? उस समय थी 14। और आज की पूछे करंट की, वर्तमान की, तो उसमें 22। ये देखो, इस तरह के ये क्वेश्चन भी बन सकता है। उसके बाद पूछ सकता है कि भाई जब भारत की मूल सूची बनी थी तो उसमें कौन कौन सी भाषाएं थी, है ना। इसमें से आपको 3 दे देगा और एक कोई सी दे देगा जो इसमें भाषाएं नहीं थी। कब? निर्माण के समय। तो असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मराठी, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। इनको ये 14 भाषाएं हैं जो भारत के संविधान के निर्माण के समय 8वीं अनुसूची में थी। लेकिन देखो, ये 14 याद करने की जगह आप क्या याद करोगे? आप याद करोगे कि भाई बाद में किन्हें जोड़ा गया, क्योंककि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं कि भैया 8वीं अनुसूची में जो बाद में भाषा जोड़ी गई। जैसे कि क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिंधी भाषा कब जोड़ी गई, तो 1967 के संविधान 21वें संविधान संशोधन में, है ना। 21 अमेंडमेंट में 1967 में सिंधी भाषा जोड़ी गई। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। तो यहाँ से बहुत अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये यहाँ पे जो आपको ये लिखा हुआ है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है ना। बहुत मोस्ट हॉट टॉपिक है ये। फिर अगला हम देख सकते हैं कि कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 1992 में 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। फिर अगली बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली को 2003 में 92 अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया, है ना। अमेंडमेंट भी पूछा जाता है, सन भी पूछा जाता है, और कौन सी भाषा कब जोड़ी गई ये भी पूछा जाता है। इसमें कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली ये दे देगा कि 71 अमेंडमेंट 1992 में इसमें से कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई। तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली ये 3 भाषा दे देगा और एक कोई सा और अलग नाम दे देगा जिसमें आपको टिक लगाना होगा, बताना होगा कौन सी भाषा इसके साथ नहीं जोड़ी गई, है ना। तो हर एक तरीके से आपको इसको याद रखना होगा, क्योंकि अब ये क्वेश्चन तो बन चुका है कि भैया कौन सी भाषा नहीं है, तो वो इस पे से अलग क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकता है, इसी तरह से घुमा के, लेकिन पूछेगा जरूर, याद रखना, है ना। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 17 जनवरी 2020 को भारत के नवीनतम संचार उपग्रह GSAT-30 को किस देश से लॉन्च किया गया। देखो, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। यहाँ पे दूसरा पूछा गया था, GSAT-5 के बारे में पूछा गया था 2017 में, है ना। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन बदल के GSAT-30 कर दिया है ना। तो जो GSAT-30 है वो कहाँ से संचालित किया गया? रूस, भारत, फ्रांस, USA। तो इसका सही आंसर होगा फ्रांस, है ना। GSAT-30 को फ्रांस से लॉन्च किया गया। अब इसके बारे में हम थोड़े से और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये करंट अफेयर का है तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। भारत के नवीनतम संचार उपग्रह GSAT-30 का फ्रेंच गुयाना से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। भारत के GSAT-30 और यूटेलसेट के यूटेलसेट कनेक्ट को फ्रेंच गुयाना के कोरो लॉन्च केंद्र, है ना, केंद्र भी पूछ सकता है, तो कोरो लॉन्च, है ना, कोरो लॉन्च केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। एरियन 5 BA-251 ये उस यान का नाम है जिससे इसको ले जाया गया। तो ये यान का नाम भी याद रखना, है ना। GSAT-30 इसरो की पहले से इनसेट GSAT उपग्रह श्रृंखला की अगली कड़ी है, और यह इनसेट 4A को कक्षा में प्रत्यापित किया जाएगा, है ना। इनसेट 4A का जगह लेगा, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है।
हमारा अगला क्वेश्चन कहता है पंचायती राज की सिफारिश किस देश के द्वारा, किस समिति के द्वारा की गई थी, है ना। पंचायती राज की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी। देखो ये हमारे संविधान कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। तो बलवंत राय मेहता समिति, फजल आयोग समिति, सरकारिया आयोग और राजमन्ना समिति, इनमें से किस समिति के द्वारा पंचायत राज को सिफारिश की गई थी, पंचायती राज्यों की सिफारिश की गई थी। तो इसका सही आंसर होगा बलवंत मेहता समिति, है ना। देखो ये बहुत हॉट टॉपिक है ये भी। देखो कुछ क्वेश्चन जो, देखो क्वेश्चन बार बार तो एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट नहीं हो सकता, लेकिन टॉपिक चेंज नहीं हो सकता। तो हम उस टॉपिक के बारे में पढ़ लेंगे तो इससे और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं ये भी हमारा क्लियर हो जाएगा। तो देखो बलवंत राय मेहता समिति के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पंचायती राज्य से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्वतंत्रता के पश्चात 1957 में योजना आयोग, अब नीति आयोग, है ना। अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे बन गया, जो योजना आयोग था उसको खत्म करके अब क्या बना दिया गया है, नीति आयोग बना दिया गया है ना। जो पहले पंचवर्षीय योजना चलती थी उसे समाप्त करके अब नीति आयोग बना दिया गया, और ये कब बनाया गया है, 2015 में, है ना। फिर हमारे आता है सामुदायिक विकास कार्यक्रम वर्ष 1952 और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम के अध्ययन के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। नवंबर 1957 में समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। देखो पूछ सकते हैं कि बलवंत राय समिति ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी, तो 1957 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, है ना। तो आगे हम पढ़ते हैं कि इसमें रिपोर्ट में त्रिस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था, कितनी स्तरीय, त्रिस्तरीय, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितनी स्तरीय पंचायती राज्य बनाने की सिफारिश की थी बलवंत राय समिति ने, तो त्रिस्तरीय, है ना। ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर पर। अब इसे वर्ष 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद के ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश स्वीकार की। देखो मेहता समिति ने अपना कब सबमिट कर दी थी, 1957 में, और इसे लागू कब किया गया, 1958 में, और 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान। देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चनों में पूछा गया है कि पहली बार पंचायत राज व्यवस्था कब लागू की गई, तो 2 अक्टूबर 1959। 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज की सिफारिश, मतलब पंचायती राज की स्वीकार किया गया था। और कहाँ, नागौर जिला। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पहली त्रिस्तरीय पंचायती का उद्घाटन किया, और कहाँ, नागौर जिले में, है ना। पहली पंचायती व्यवस्था कहाँ लागू हुई थी, नागौर जिले में। सबसे ज़्यादा याद रखना है ना, 2 अक्टूबर 1959, ये तारीख भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ष 1993 में 73 अमेंडमेंट में 74 अमेंडमेंट द्वारा माध्यम से भारत के त्रिस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, है ना। कौन से, 73 और 74 अमेंडमेंट द्वारा, है ना, त्रिस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था की। अब कौन कौन सी है, एक ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो ग्राम पंचायत जो है ग्राम स्तर पर, पंचायत समिति मध्यवर्ती स्तर पर, और जिला परिषद जिला स्तर पर, है ना। यहाँ से इतने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि एक क्वेश्चन के अंदर हम कितने सारे क्वेश्चन, कम से कम 8-8, 10-10 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। हर एक तरीके हम क्वेश्चन को डिटेल में एनालिसिस कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जरूरी है भारत के संविधान को, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ना से कुछ नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चन के अंदर अपने को देखना होगा कि इससे और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, और रिपीट ना होकर पर टॉपिक 101% रिपीट होते हैं, क्योंकि ये हॉट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं, और एक एग्जाम में नहीं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, व्यापम की, एसएससी की, किसी की भी, और यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, क्योंकि ये हॉट टॉपिक है। अब टॉपिक से बाहर तो नहीं जा सकता, अब जो उसने सिलेबस में दे दिया है, सिलेबस से बाहर वो नहीं जाएगा। तो ये सिलेबस के अंदर की चीज़ें हैं जो हम एक साथ पढ़ने की जगह क्वेश्चन के साथ पढ़ते हैं, तो वो ज़्यादा हमें ध्यान रहता है। तो आपने एक साथ तो जब पढ़ लिया होगा, आपने कॉन्स्टिट्यूशन पूरा पढ़ चुके हैं, लेकिन हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो क्वेश्चन कर रहे हैं, तो क्वेश्चन के अंदर उन टॉपिकों को ले रहे हैं, जिससे आपका रिवीजन भी हो जा रहा है, और किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं हम उस पर भी जोर दे रहे हैं, है ना। भारत के संविधान को संविधान सभा ने खालिस्तान पर अपनाया था। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संविधान सभा ने संविधान को कब अपनाया था। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अपनाया गया था, 15 अगस्त 1945, 1 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 या 26 नवंबर 1950। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसका सही आंसर क्या होगा, 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान, मतलब संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपना लिया था। और लागू कब हुआ, ये सिर्फ अपनाया है ना, और लागू किया गया है 26 जनवरी को, है ना। तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि देखो ये कब बन के तैयार हो गया। हम संविधान सभा के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। संविधान सभा भारत के कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर 1946 में बनाई गई थी, है ना। कैबिनेट संविधान सभा किसकी सिफारिश पर बनाई गई थी, कैबिनेट मिशन की। कब बनाई गई थी, 1946। देखो क्वेश्चन देखते जाओ आप, कितने क्वेश्चन बनते हैं इसमें। शुरुआत में कितने सदस्य थे, तो 389। उसके बाद भारत के विभाजन के बाद इसमें सदस्य रह गए 299,
और पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई और जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। पहला अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, है ना, कम से कम से 25 क्वेश्चन बन चुके हैं। इतनी से आपको ये जो 4 लाइन दिख रही है इसके अंदर से कम 25 क्वेश्चन। फिर उसके बाद दूसरी बैठक कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को। यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। देखो क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946। संविधान सभा किसकी सिफारिश पर बनाई गई थी? कैबिनेट मिशन की। तो संविधान सभा का निर्माण कब हुआ था? 1946 को। कैबिनेट संविधान सभा के निर्माण के समय इसमें कितने सदस्य थे? 389। भारत के विभाजन के समय संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 299। देख रहे हो कितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। फिर आगे हम आते हैं। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित मतलब पेश किया, है ना। उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया? 13 दिसंबर को। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया? 13 दिसंबर को। किसने पारित किया? जवाहरलाल नेहरू ने। 26 नवंबर 1949 को संविधान पर 284, देखो जब संविधान बना था सबसे पहले 389 सदस्य थे। भारत के विभाजन के बाद इसमें 299 सदस्य रह गए और इस पर कितने सदस्यों ने साइन किए? 284 सदस्यों ने साइन किए। ये इसे हमारे संविधान को बनने में कितना समय लगा? 2 साल 11 माह 18 दिन लगे और ये 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया। और इस दिन नागरिकता निर्वाचन और आंतरिक संसद से संबंधित कुछ अनुच्छेद लागू कर दिए गए और पूर्ण संविधान 26 नवंबर 1950 को लागू किया गया। अब देखो 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण संविधान लागू किया गया। अब 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया? जब 26 नवंबर को हमारा संविधान बन चुका था तो उस दिन पारित क्यों नहीं किया गया? सिर्फ कुछ ही अनुच्छेद क्यों पारित किए गए? देखो इसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि 26 नवंबर 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के किनारे हमारा तिरंगा लहराया था और हमारे देश को पूर्ण स्वराज की मांग की थी। तो 26 जनवरी है वो दिन हमारे लिए खास था, इसलिए हमने 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया। अब अगला क्वेश्चन है हमारा आज का कि भारतीय संविधान में हिंदी की संघ की आधिकारिक भाषा घोषित करता है। मतलब किस लिपि में भारत में हिंदी भाषा को संघ की आधारिक भाषा घोषित करता है? तो नंदी नगरी, देवनागरी की, ब्रह्मलिपि या गुरुलिपि, है ना। तो इसमें किस लिपि में हिंदी भाषा को संघ की भाषा माना है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा देवनागरी लिपि, है ना। इसमें देखो ज़्यादा और कुछ है नहीं ऐसा जो हमें पढ़ना पड़े, है ना। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, मालवा उत्सव 2019 आयोजित किया गया था, है ना। 2019 में मालवा उत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? अब आप बोलोगे सर 2020 और 2021 आ गया है ना। तो इसका मैं आपको आगे बताता हूँ। खंडवा, खजुराहो, इंदौर, भोपाल, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा इसका इंदौर। देखो मालवा उत्सव जो है ना वो हमेशा इंदौर में ही आयोजित किया जाता है। तो वो 2019 बोले, 2020 बोले, देखो वैसे कोरोना के चक्कर में 2020 और 2021 में मालवा उत्सव नहीं हुआ है, तो 2019 ही इसका क्वेश्चन पूछ सकता है, या वो इस तरह से पूछ सकता है कि मालवा उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो इंदौर में, है ना। अब वो सन दे या ना दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मालवा उत्सव सिर्फ इंदौर में ही बनाया जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलो आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन 2020 के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार का विजेता है? देखो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो डॉक्टर संजय जयराम, डॉक्टर रतन लाल, डॉक्टर सुब्र सुरेश, डॉक्टर दिनेश लाल। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? हमारा सही आंसर है डॉक्टर रतन लाल। जो डॉक्टर रतन लाल हैं इन्हें विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया है। देखो विश्व खाद्य पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है और इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत मूल के व्यक्ति हैं उन्हें दिया गया है। हम इस खाद्य पुरस्कार के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं, है ना। 11 जून 2020 को विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा भारतीय मूल के अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर रतन लाल को वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित खाद्य पुरस्कार प्रदान किया गया। यह उन्हें पुरस्कार खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए मिट्टी केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करने के लिए प्रदान किया जाएगा। वे ओहियो
स्टेट यूनिवर्सिटी में मृदा विज्ञान के प्रोफेसर और कार्बन प्रबंधन पृथक्करण केंद्र संस्थापक हैं। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने भूखमरी को कम करने एवं वैश्विक खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस पुरस्कार में 2,50,000 अमेरिकी डॉलर पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1986 में विश्व हरित क्रांति सूत्रधार एवं नोबेल शांति पुरस्कार विजेता 1970 के डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग द्वारा की गई थी, है ना। प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार 1987 में भारत के हरित क्रांति जनक डॉक्टर एस स्वामीनाथन को प्रदान किया गया था। देखो यहाँ पे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है भाई, इसे किसने चालू किया, तो नॉर्मन बोरलॉग। सबसे पहला खाद्य पुरस्कार किसे दिया गया, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 2020 में विश्व खाद्य पुरस्कार, क्योंकि ये भारतवंशी को मिला है और पहला पुरस्कार भी डॉक्टर SS स्वामीनाथन को मिला था, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन, है ना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2016 के रियो ओलंपिक में पदक विजेता पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट कौन बनी, है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, करम ज्योति दलाल, पूजा, दीपा मलिक, मरियप्पन। तो इसका सही आंसर है दीपा मलिक। आप दीपा मलिक को देख पा रहे होंगे। देखो 2016 के रियो जो पैरा एथलेटिक ओलंपिक था, पैरा ओलंपिक था, उसमें दीपा मलिक को एथलीट में, पैरा एथलीट में स्वर्ण पदक मिला है ना। ये पहली भारतीय है जिन्हें स्वर्ण पदक मिला है, कोई पदक मिला है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, है ना, क्योंकि 2016 के बाद 2020 में होना था, लेकिन अभी कोरोना के उसमें हुआ नहीं है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अभी जो करंट में हमारे केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं उनका नाम बताइए। रमेश पोखरियाल, स्मृति ईरानी, प्रकाश जावड़ेकर, हर्षवर्धन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, रमेश पोखरियाल। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का पहला मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, है ना। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद, जाकिर हुसैन, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, APJ अब्दुल कलाम। तो इसका सही आंसर होगा जाकिर हुसैन। मैंने आपको राष्ट्रपति के बारे में सारी डिटेल दे चुका हूँ, तो आप वहाँ पर जाके पढ़ सकते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार पटेल, आचार्य कृपलानी, ये आचार्य कृपलानी JP कृपलानी है ना। राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, है ना। जब भारत आज़ाद हुआ था तो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका सही आंसर क्या होगा, आचार्य JP कृपलानी, है ना, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति 2013 के अनुसार एक बच्चा वह व्यक्ति होता है जो उससे कम आयु का होता है ना। हम बच्चा कब कहते हैं, 18 साल से कम आयु वाले को हम बच्चा कहते हैं, 16 साल से कम आयु वाले, या 10 या 12 हम किसे बच्चा कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 18 साल से जो भी बच्चा कम है उसे हम बच्चा कहते हैं, है ना। जिसकी आयु 18 साल से कम है उसे हम बच्चा या किशोर कहते हैं, है ना। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह खालिस्तान में स्थित है। बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, अरब सागर, प्रशांत महासागर। तो आपको बताना है अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर सभी को पता ही होगा, यह है बंगाल की खाड़ी में, है ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसी तरह लक्षद्वीप के बारे में पूछा जा सकता है, तो लक्षद्वीप कहाँ है, अरब सागर में। मध्य प्रदेश में अलग होने के बाद जो राज्य बना, है ना, मध्य प्रदेश से अलग होकर कौन सा राज्य बना था, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड। इसका सभी को आंसर पता ही होगा। इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़, है ना। हम छत्तीसगढ़ कब अलग हुआ था, 1 नवंबर 2000 को अलग हुआ था, है ना। और कितने जिलों के साथ अलग हुआ था, 16 जिलों के साथ, है ना। भारत के जो मध्य प्रदेश के जो 16 जिले थे उनको अलग करके छत्तीसगढ़ बनाया गया था। कब, 1 नवंबर 2000। बहुत उच्च श्रेणी के लोहे अयस्क मध्य प्रदेश के किन जिलों में पाए जाते हैं, है ना। सबसे उच्च श्रेणी के लोहे की बात कर रहा है, मुरैना और रीवा, दुर्ग, बस्तर, रतलाम और धार, उज्जैन और कलुमार। ये MP के अंदर की बात हो रही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, दुर्ग और बस्तर। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो फैक्ट वाले हैं, तो जिसमें मैंने कुछ भी लिखा नहीं है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बन सकते, क्योंकि ये सीधा फैक्ट है। फैक्ट को आपको याद ही करना होगा, है ना। 25 अगस्त 2019 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप महिला में विश्व खिताब जीता वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन है। देखो ये फिर करंट अफेयर का आ गया है कि बैडमिंटन चैंपियनशिप में जो 25 अगस्त 2019 में हुई थी उसका खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता, ज्वाला गुट्टा, अश्विनी बोपन्ना, साइना नेहवाल, PV सिंधु। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है PV सिंधु। देखो 25 अगस्त 2019 को बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई, है ना। उसमें स्विट्जरलैंड की बोसेल में कहाँ संपन्न हुई, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो स्विट्जरलैंड के बोसेल में। अब भारतीय महिला शटलर PV सिंधु महिला एकल में फाइनल जापान की नोजोमी ओकाहारा
है ना, नोजोमी ओकाहारा। देखो ये भी पूछा जा सकता है किसे हराया था, तो नोजोमी ओकाहारा। और इनके देश का नाम भी पूछा जा सकता है, तो इनका देश का नाम है जापान। इसी के साथ सिंधु इस चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय शटलर है ना, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इससे पहले फाइनल में अपनी साइना नेहवाल पहुंची थी, पर इसे जीता किसने है, पीवी सिंधु ने जीता है ना। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाली एक लौती महिला कौन है, पीवी सिंधु। अखंडता और समाजवादी शब्द को भारतीय प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया, है ना, तो आपको इसका आंसर देना है 44वें संविधान संशोधन, 46वें, 42वें और 45वें किस संविधान संशोधन के द्वारा अखंडता और समाजवादी शब्द को जोड़ा गया। तो इसका सही आंसर होगा 42 अमेंडमेंट, है ना, 42 अमेंडमेंट। देखो यहाँ से हम और देख लेते हैं, ये यहाँ से और भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं और बनते हैं। तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना को 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। देखो मैंने आपको बताया था, अपन ने इससे पहले भी क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें संविधान सभा के बारे में अपन बात कर रहे थे। तो 13 दिसंबर 1946 को हमारी प्रस्तावना प्रस्तुत की गई थी। किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, तो ये प्रस्तुत की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और इसे पारित कब किया गया, 22 जनवरी 1947, है ना। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब हमारी प्रस्तावना को कब प्रस्तुत किया गया था। देखो प्रस्ताव लेके आए थे 13 दिसंबर को और लागू 13 दिसंबर 1946 को, और ये पारित हुई बन के, पूरी हमारी जो प्रस्तावना थी वो पूरी बन के तैयार हो गई थी 22 जनवरी 1947 को। इस बात का याद रखना है ना। अब प्रस्तावना के अनुसार संविधान की सबसे बड़ी शक्ति भारत की जनता है। कौन है, प्रस्तावना के अनुसार संविधान की सबसे बड़ी शक्ति कौन है, भारत की जनता, है ना। और अभी तक प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है ना, सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है, ये भी याद रखना। इसमें पूछा जाता है क्वेश्चन के भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हो चुका है, तो केवल एक बार। फिर यहाँ पे आंसर आता है कि कौन सा संशोधन था वो, तो 42 अमेंडमेंट 1976 में। और कितने परिवर्तन किए गए थे, 3। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रस्तावना में जो 42 अमेंडमेंट हुआ था उसमें कितने बदलाव किए गए थे, तो 3 परिवर्तन किए गए थे। क्या परिवर्तन किए गए थे, पहले तो समाजवादी शब्द जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्ष के स्थान पर पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया, राष्ट्रीय एकता के साथ अखंडता शब्द जोड़ा गया। तो देखो यहाँ से और क्या क्वेश्चन बन सकता है कि पंथ निरपेक्ष की जगह, जो अब हमारे प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष है उसके जगह पहले क्या हुआ करता था, धर्मनिरपेक्ष हुआ करता था। देखो धर्म एक छोटी कैटेगरी है, लेकिन पंथ की बात करें तो पंथ एक बहुत बड़ी कैटेगरी है, तो उसको पूरे को लेता है ना। तो इसलिए धर्म की जगह हमने पंथ निरपेक्ष किया। और यहाँ से क्वेश्चन आता है कि 4 ऑप्शन दे देगा और इसमें बोल देगा कि भारत किस संशोधन में कौन सा शब्द नहीं था, संशोधन से पहले कौन सा शब्द नहीं था, तो समाजवादी, है ना। और बाद में एकता के साथ अखंडता शब्द जोड़ा गया। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जैन मंदिरों के दिलवाड़ा समूह कहाँ स्थित है, तो भुज, बड़ोदरा, पुरी, माउंट आबू। तो जैन मंदिर के दिलवाड़ा समूह कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है माउंट आबू में, है ना। तो ये आज के हमारे क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो गए होंगे। आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा, देखो हमने 20 क्वेश्चन ही नहीं किए, 20 क्वेश्चन के अलावा कम से कम हम 100 क्वेश्चन कर चुके हैं। आपको लग रहा होगा 30 मिनट लग गए, लेकिन 30 मिनट में आप यदि पूरे डिटेल में हमारा वीडियो देख रहे हैं और आपने समझा होगा अच्छे से, तो हम कम से कम 20 क्वेश्चन की जगह हम 100 क्वेश्चन कर चुके हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया, क्योंकि एक जगह से 20-25 क्वेश्चन बन सकते हैं और वो बहुत हॉट टॉपिक है। और ये अपन देखो जैसे वीडियो आगे बढ़ाएंगे आपको मैं बताऊंगा कि ये जितने भी सारे क्वेश्चन हैं ये सारे MP कांस्टेबल में आ चुके हैं, वही क्वेश्चन हमने लिए हैं। तो आप इसी तरह हमारे वीडियो देखते रहिएगा और मैं आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन लेके आता रहूँगा और हम कम से कम 1200 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।